नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉपर जंक्शन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सब ने IBPS RRB PO और क्लर्क दोनों के प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिए हैं। मेंस का 18 और 31 अक्टूबर। इंतज़ार तो नहीं कर सकते अपन कि भाई, क्योंकि डेट तो अपने आप आ जाएगी। सोच रहे होंगे कि सर एग्ज़ाम कैसे होगा, क्या हमारी तैयारी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए। एक बात दोस्तों ज़रूर कहना चाहता हूँ, प्रीलिम्स के रिज़ल्ट का वेट ना करें। रिज़ल्ट का वेट करेंगे तो आप लेट हो जाओगे। ऐसा सोचोगे कि भाई सर रिज़ल्ट आ जाए, एक बार हम क्वालिफाई कर जाएं, उसके बाद तैयारी करेंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, तैयारी कंटिन्यू करें। आज नहीं तो कल किसी न किसी एग्ज़ाम में काम में आनी है। ऐसा नहीं कि भाई अपन को रिज़ल्ट देख के तैयारी करनी है। रिज़ल्ट देख के कभी नहीं करना। आप बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके मन में ये है कि भाई मैं पहले रिज़ल्ट चेक कर लेता हूँ, तो दोस्तों ऐसा फिर अपने को मेंस में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। बात करेंगे एक तो अपना IBPS PO। IBPS का जो PO एग्ज़ाम है, इसका जो प्री पेपर है वो 3 अक्टूबर से स्टार्ट है, ये अपने को सबको पता है। और RRB की जो मेंस डेट है वो 18 अक्टूबर। PO की जो डेट है वो 18 अक्टूबर। क्लर्क का पेपर है अपना 31 अक्टूबर, ये डेट है बच्चों। तो बात करेंगे इसी से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों। बैंकिंग सेक्टर के एग्ज़ाम के लिए डेटा सफिशिएंसी मेंस में भी आता है और प्रीलिम्स PO में आता है। क्लर्क में तो नहीं आता, लेकिन PO के प्रीलिम्स के अंदर आ जाता है। क्लर्क में तो क्या है कि थोड़ा सा ये टफ पड़ता है। टफ तो नहीं कह सकते अपन कि भाई अपने को सिर्फ जज करना होता है क्वेश्चन को। पहले अपन चेक करते हैं पैटर्न क्या क्या है, कि भाई यहाँ से अपने पास किस किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद में अपन क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं अपन पैटर्न की। तो एक पैटर्न तो होता है दोस्तों कि भाई क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 अपने पास में क्वांटिटी 1 दे दिया मैंने और क्वांटिटी 2 दे दिया, दोनों का करवा लिया कंपैरिजन हो गया कि भाई क्वांटिटी 1 ग्रेटर देन है क्वांटिटी 2 से, ऐसा करके। या फिर बोल देते हैं क्वांटिटी 1 इज़ ग्रेटर इक्वल्स हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, CND जो आंसर बोलते हैं अपन, ऐसा करके कुछ आंसर आ जाता है। तो ये तो हो गया टाइप 1। फर्स्ट पार्ट में अपने को ऐसा डिस्कशन करना होता है कि भाई ऐसे ऐसे अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। दूसरा मैं इसी की बात करूँ तो जो ये तो होता है प्री लेवल का दोस्तों, ये तो प्री में आता है, जनरली मेंस में नहीं आता। मेंस लेवल की बात करूँ मैं इसी क्वेश्चन की, तो अपने पास कोई ना कोई क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 और क्वांटिटी 3 भी दे सकते हैं। अपने पास तीनों तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वांटिटी है। तो अब अपने को क्या करना होता है, इन तीनों को अरेंज करना होता है। अरेंज करना है लेस देन, ग्रेटर इक्वल्स, ये साइन सिंबल लगाकर। सिंबल का मतलब हो गया कि भाई अगर अपना क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 3 से ग्रेटर है तो मैंने ऐसे लगा दिया, और क्वांटिटी 2 क्वांटिटी 3 से लेस है तो अपन ने ऐसा कर दिया, ग्रेटर है सॉरी। अब ये क्या हो गया, ये एक अरेंजमेंट हो गया। ये अरेंजमेंट अपने को ऑप्शन में गिवन होते हैं कि भाई कौन सा अरेंजमेंट किस सीक्वेंस में करेक्ट होता है, कौन सा इनकरेक्ट है। ये होता है मेंस लेवल में PO के पेपर में, ठीक है बच्चों। ये तो 2 तरीके हैं बेसिक लेवल के, कि भाई इस तरीके से भी डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तीसरे तरीके की बात अगर मैं करूँ तो तीसरे तरीके में अपने पास स्टेटमेंट गिवन होते हैं। स्टेटमेंट 1 हो गया, स्टेटमेंट 2 हो गया, और कुछ क्वेश्चंस में स्टेटमेंट 3 भी गिवन होता है। इसके अंदर क्या होता है कि भाई कंप्लीट स्टेटमेंट के अपने को आंसर करने होते हैं। अब एक क्वेश्चन आपको ऊपर गिवन होता है जिसके अंदर कुछ ना कुछ वो पूछता है कि भाई जैसे कि भाई राम की आयु कितनी है, या फिर श्याम ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, अमाउंट बताओ। या फिर कोई भी नाम ले लें अपन, जैसे मैंने लिया गोपू, तो भाई इसके पास कितनी धनराशि है वो अमाउंट अपने को बताना होता है। या फिर पूछ लिया कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ऐसा करके इन तीनों स्टेटमेंट को अपने को जज करके चेक करके कि भाई किस स्टेटमेंट से अपना आंसर बन पा रहा है। अगर इकलौता स्टेटमेंट 1 आता है तो आंसर हो जाएगा अपना फ्रॉम द स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 होता है तो स्टेटमेंट 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि 2 स्टेटमेंट मिलकर किसी का आंसर दे रहे हैं तो अपने को ऐसा बोलना पड़ता है कि भाई स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 मिलकर इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि तीनों को मिलाकर ही अपने को आंसर नहीं आता, तो उसके अंदर नाइदर नोर आ जाएगा, या फिर फ्रॉम द स्टेटमेंट 1 2 3 वी डोंट गेट द आंसर, ऐसा करके इसमें एक ऑप्शन दिया होता है, 5वां ऑप्शन होता है, उसको आप टिक कर जाओगे। ठीक है बच्चों,
ऐसा करके कुछ अपना डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करते हैं अपन क्वेश्चंस की। अगर अपन पहला क्वेश्चन लेते हैं अपना आज का, तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि भाई ये अपना पहला क्वेश्चन है। और अगर नहीं दिख रहा तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में चले जाना, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वैसे मैंने टेक्निकल टीम को बोल दिया है, क्वेश्चन आपको विजिबल हो जाएगा वो, ठीक है। तो अपन पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। मेरे पास भी वो क्वेश्चन गिवन है, अपने को देखो एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अपन। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड, अपने को क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर। स्टिल वाटर के अंदर अपने को बोट की चाल और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, इसका मतलब धारा की चाल। अपने को अपने दोस्तों पिछले वीडियो अगर किसी ने देखा हो तो उसके अंदर अपने बोट एंड स्ट्रीम का एक छोटा सा कंसेप्ट समझा था कुछ इस तरह से। इसको कंप्लीट मैंने नहीं समझाया था कि जिस दिन अपन पूरा टॉपिक पढ़ेंगे उस दिन इस कंप्लीट डायग्राम को चेक करेंगे भी कंप्लीट डायग्राम कहना क्या चाह रहा है। इसके जो विंग्स लिखी हुई हैं, ये त्रिशूल भी कहते हैं। कुछ मेरे दोस्त बोलते हैं कि सर आप तो त्रिशूल से पढ़ाते हो, अब इसको त्रिशूल भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई अगर हिंदी मीडियम के बच्चे देख रहे होंगे कि शांत जल में नाव की चाल, ये होता है धारा की चाल। इंग्लिश में मैं बोल दूंगा, घबराओ मत। ये होता है धारा की दिशा में, सॉरी, धारा की दिशा में नाव की चाल, और ये होता है धारा के विपरीत दिशा में। अब इसको तो बोलते हैं अप स्ट्रीम, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ करंट या फिर स्ट्रीम। और ये हो जाता है अपना स्टिल वाटर में स्पीड ऑफ बोट। ऐसा करके अपना ये डायग्राम है, जिसके अंदर अपन क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं। पर व्हाट इज द रेशो, हमें रेशो फाइंड आउट करना है कि भाई यहाँ पर जो स्पीड होगी बोट की और यहाँ पर जो स्पीड होगी बोट की, इन दोनों के बीच में क्या रेशो होगा। अपने पास स्टेटमेंट 1 गिवन है, बोट टेक्स 3 आवर्स टू ट्रेवल 51 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। इसका मतलब डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में नाव को चलने में 51 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लग रहा है, 3 आवर। तो दोस्तों आपको स्पीड अपने आप कैलकुलेट करके बता दिया कि भाई यहाँ पे स्पीड कितनी हो गई, 17 किलोमीटर पर आवर। पहले अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं, फिर बताता हूँ कि इसको एग्जाम में कैसे करना है। ऐसे एक एक क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना, एग्जाम में ऐसा करने बैठोगे भाई कब तक करेंगे अपन, ऐसा नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट लेते हैं, देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, आप देख लेना कि भाई अपने को रेशो गिवन है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। दोस्तों एक बात आपके मन में अपने आप ऑटोमेटिक आ जाती है कि भाई एक नाव है जो यहाँ पे चल रही है, एक नाव वो यहाँ पे चल रही है। धारा की जो इस नाव की जो चाल होगी वो ज़्यादा कहाँ पर होगी, एक तो वो विपरीत दिशा में चल रही है। विपरीत दिशा का मतलब हो गया कि भाई इधर अपनी धारा चल रही है, ये अपनी धारा की डायरेक्शन है, और अपनी जो बोट है वो चल रही है कुछ इस तरह से, दिख रहा होगा। अब बच्चों आप खुद बताओ कि भाई मैं इधर चल रहा हूँ और इसका फ्लो इधर है, तो स्पीड क्या होगी, स्लो ही हो रही है। तो अप स्ट्रीम में स्पीड हमेशा बोट की क्या होगी, धीरे होगी एज कम्पेयर टू डाउन स्ट्रीम। अपने पास रेशो गिवन है 6:5, तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पर 5 है, ये अनुपात में गिवन है। दोस्तों अपने को अनुपात में दिया हुआ है और आंसर भी किस में चाहिए, अपने को अनुपात में ही चाहिए। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि भाई 6 को इसके इक्वल करके फिर यहाँ से निकालूँ और फिर कैलकुलेट करूँ। इतनी कैलकुलेशन क्यों करनी, इतनी रामायण क्यों लगानी, हमारे पास ये देखो गिवन है। मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई इन दोनों को जोड़कर तो मैं यहाँ लिख दूंगा और इन दोनों को माइनस करके मैं यहाँ लिख दूंगा। ये अपनी ट्रिक है, बिना फॉर्मूले के कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करना बोट एंड स्ट्रीम के चैप्टर में। तो दोस्तों यहाँ पर 5 गिवन है, यहाँ 6 गिवन है, दोनों को जोड़ दिया। अब कुछ के मन में तो ऐसा आ रहा होगा कि सर ये जोड़ने पे तो 11 हो गया, सब्ट्रैक्ट करने पे 1 हो गया, सर ये किस में गिवन था, रेशो में गिवन था, आपने इनको टोटल कैसे कर दिया। अरे भाई रेशो में गिवन था तो यहाँ पे मैं ऐसा मान सकता हूँ कि ये 5x है और यहाँ पे 6 था तो 6x है। दोनों को टोटल किया मैंने 11x हो गया, यहाँ पे टोटल किया माइनस किया था 1x हो गया। x से x क्या उठ जाएगा, कट जाएगा, तो अनुपात कितना आ गया 11:1। अपना आंसर क्या हुआ 11:1। अब देखो बात ये थी कि भी स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में से आंसर किससे आया, आंसर किससे आ गया, स्टेटमेंट 2 से आ गया। तो ओनली स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट। मन में डाउट आता है कि भाई सर स्टेटमेंट फर्स्ट से भी तो आ सकता है, एक बार चेक करना, कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई आपने फर्स्ट स्टेटमेंट को यूज करके कैसे आंसर निकाला। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन सेकंड लेते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपके।
सेकंड क्वेश्चन लेते हैं अपन, इसमें स्टेटमेंट 2 करेक्ट हो गया भाई, तो आंसर हो जाएगा कि भाई ओनली स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट। ऑप्शन 5 होते हैं अपने पास में कि भाई स्टेटमेंट 1 सफिशिएंट, स्टेटमेंट 2 सफिशिएंट, बोथ स्टेटमेंट आर सफिशिएंट, नाइदर और आइदर, ऐसा करके आता है। दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं भी एक बार पढ़ के बता देता हूँ कि भाई अपने को क्या बताना है। 2016 में हाउस ए, अपने पास कोई घर के बारे में जिक्र किया हुआ है कि भाई हाउस ए है, उसकी 2016 के अंदर क्या बतानी है, प्राइस बतानी है कि भाई 2016 में इसकी रेट क्या थी। अब देखो स्टेटमेंट पहला लेते हैं अपन, इस बार स्टेटमेंट 3 है अपने पास। तो पहला स्टेटमेंट की बात करूँ मैं, तो पहला स्टेटमेंट में रेशो गिवन है ए और बी हाउस की 2016 में। तो ये हाउस ए हो गया और ये हाउस बी हो गया, और ये जो रेशो गिवन है वो 2016 का गिवन है, और जो अनुपात गिवन है वो 7:8 है। ठीक है। स्टेटमेंट 2 की बात करें अपन, अगर स्टेटमेंट 2 की बात करें तो स्टेटमेंट 2 के अंदर गिवन है प्राइस ऑफ हाउस ए, सॉरी हाउस बी की प्राइस गिवन है अपने को, कितने रुपए गिवन है 2017 में, कुछ अमाउंट गिवन है, और ये किस में गिवन है 2017 में गिवन है, और इट इज़ इंक्रीज बाय 30% फ्रॉम 16। अब ये क्या जो भी अमाउंट है, देखो दोस्तों कैलकुलेट नहीं करना, आंसर अपने को कैसे निकालना है उसके बारे में बात करेंगे, आंसर नहीं चाहिए हमें। ये 2016 में कुछ रेट थी, उससे 30% इंक्रीज करके ये रेट लिखी गई है। इसका मतलब अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊं तो यहाँ पे 2016 की रेट में बता सकता हूँ, 2016 का अमाउंट आ जाएगा। यहाँ से 2016 का अमाउंट में अगर बी का है तो यहाँ पे रख के यहाँ पे ए का अपना आंसर आ जाएगा। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को मिलाकर मैं आंसर निकाल सकता हूँ। एक बार स्टेटमेंट 3 पे भी नज़र डाल लेते हैं। द रेशियो ऑफ द प्राइस ए एंड बी इन 2017। थर्ड स्टेटमेंट दोस्तों दिख रहा है कि मैं इधर ले लेता हूँ थोड़ा सा। ये थर्ड स्टेटमेंट ए और बी के बीच में जो रेशियो गिवन है वो गिवन है 6:7, और ये कब का गिवन है दोस्तों 2017 का गिवन है। तो 2017 से अपन यहाँ पे रेशियो गिवन है और ये भी रेशियो गिवन है। अगर 1 और 2 की बात करूँ तो दोनों जगह रेशियो से अपन अमाउंट नहीं निकाल पाएंगे। अगर मैं 2 और 3 की बात करूँ तो 2003 में क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पे रुपए गिवन है, और यहाँ से अपन रुपए निकाल के 2017 के अंदर एक का अमाउंट चाहिए अपने को। 2017 में एक की अमाउंट आ जाएगा, तो 2017 में एक अमाउंट आ गया, हमें तो किस में चाहिए 2016 में चाहिए, तो 2016 में नहीं आ पाएगा। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट। स्टेटमेंट 3 से आंसर नहीं आ रहा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर इसको ढंग से पढ़ा जाए देखा जाए तो इसके अंदर क्वेश्चन सोल्व नहीं करने। देखो अपन क्वेश्चन में मैंने डेटा भी नहीं लिखा, हमने क्वेश्चन सोल्व नहीं करना, हमें सिर्फ क्वेश्चंस को जज करना है कि भाई ये और ये स्टेटमेंट मिलकर अपने को आंसर दे देते हैं। पूरा क्वेश्चन सोल्व करके वही बात है कि फिर एक तो रफ शीट वाली भरने की बात है कि रफ शीट भर के जाना है अपने को। दूसरा ये होता है कि भाई अपने को कौन सा अवार्ड मिल रहा है क्वेश्चन सोल्व करके, अपने ऑप्शन सही होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अगर एक बार स्क्रीन पर नज़र डाल देना कि भाई हाँ सर हमें तीसरा क्वेश्चन दिख रहा है, बाकी अब मैं पढ़ पे देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना एक बार। ठीक है दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज़ द टोटल इन्वेस्टमेंट मेड बाई 3 पार्टनर है अपने पास में ए, बी और सी, इनके द्वारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, ऐसा ही बोला गया है कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा उसके ऊपर चर्चा करनी है, उसका अपने को आंसर चाहिए। तो स्टेटमेंट 1 गिवन है अपने को, ए इन्वेस्टेड ₹2000, ए ने कितने रुपए लगाए 2000 रुपये लगाए। ठीक है साहब, ये तो इसका इन्वेस्टमेंट है। आगे अपने को रेशो गिवन है टाइम के अंदर 1 to 3, ये जो 1 और 2 और 3 जो रेशो गिवन है वो किसका गिवन है, टाइम का रेशो गिवन है। ठीक है, अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का होता तो कुछ बातें और करते, लेकिन ये टाइम का रेशो है और ये अपने पास अमाउंट है। स्टेटमेंट 2 की बात करें, टोटल प्रॉफिट गिवन है, तो अपने पास टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 6000 रुपये। ये अपने पास में है टोटल प्रॉफिट है दोस्तों, ये टोटल प्रॉफिट ले लिया मैंने। अब एक बात आप बताओ कि भाई अपने पास इन्वेस्टमेंट का रेशियो नहीं है, हमारे पास टाइम का रेशियो है,
और हमारे पास टोटल प्रॉफिट है 6,000 रुपये। क्या मैं यहाँ से टोटल इन्वेस्टमेंट निकाल पाऊँगा? अगर अपने पास में सिर्फ एक का इन्वेस्टमेंट है और कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, अगर किसी स्टूडेंट के मन में आ रहा हो कि सर मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि भाई हाँ सर मैंने ये आंसर निकाला, क्या मेरा आंसर सही होगा क्या। टोटल प्रॉफिट देखो दोस्तों, अगर अपने को टोटल इन्वेस्टमेंट चाहिए तो अपने को पार्टनरशिप के अंदर पहली हेडलाइन अपनी ये होती है कि भाई रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू रेशियो ऑफ प्रॉफिट। ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो और ये प्रॉफिट का रेशियो दोनों कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर इस टाइम की जगह मैं इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालता तो मैं आंसर कुछ दे पाता। अब ये अपने पास टोटल प्रॉफिट है, हमें क्या चाहिए था? टोटल इन्वेस्टमेंट चाहिए था। आंसर क्या आ जाएगा? नाइदर 1 नॉर 2। ना तो पहला स्टेटमेंट और ना दूसरा स्टेटमेंट दोनों मिलकर उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। अगर किसी स्टूडेंट के आंसर आ रहे हो तो मैं मना नहीं कर रहा, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता देना कि सर मैंने आंसर निकाल दिया, आपने तो नहीं निकाल पाए। भाई अच्छी बात है, मैं बुरा नहीं मानूंगा, मैं बुरा तो मानता ही नहीं हूँ। देखो आपको सबको पता है स्टेटमेंट अगर आंसर आता था तो अच्छी बात है। चलो जी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है द पेरीमीटर। चलो जी मेंसुरेशन से क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अपना थोड़ा सा मेंसुरेशन टॉपिक को कवर करेगा। मेंसुरेशन में क्या कुछ होता है, इसके अंदर ऐसा गिवन है कि भाई क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 वाला सिम्स दिया हुआ है कि भाई क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 के अंदर अपने को रिलेशन स्टेब्लिश करना है कि भाई कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस है क्या है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ एक बार क्वेश्चन को। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर की पेरीमीटर कितना होता है दोस्तों? 4a होता है। यही होता है मेरे हिसाब से, तो यही होता है भाई एक स्क्वायर का पेरीमीटर ये होता है और ये इक्वल है ट्वाइस द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल के पेरीमीटर के ट्वाइस, इसका मतलब 2 टाइम्स है। और इसका जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है? ये एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है। अभी एक बार बेसिक से सोल्व करेंगे, घबराओ मत, टेंशन मत लो, डायरेक्ट कैसे करना है वो बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी बेसिक से देख लेते हैं अपन। तो ये जो 4 है, ये 4 से मैंने 4 काट दिया, तो a बराबर l+b कितना हो गया? 21 दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ ना कि l का मान तो 11 है, इसका मान है 10, दोनों को ऐड कर दिया मैंने, एक का मान कितना आ गया? 21 आ गया। आगे क्या कह रहा है वो? ऐसा तो ये क्वेश्चन के अंदर बेसिक गिवन था। अब अपने पास क्वांटिटी 1 आई है। क्वांटिटी 1 में है फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सेमी सर्किल। दोस्तों सर्किल और सेमी सर्किल के लिए थोड़ी सी बातें अपन एक सेपरेट वीडियो में करेंगे कि इनके क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट कैसे करने हैं, आपको सॉल्यूशन कैसे निकालना, जल्दी कैसे आता है, आंसर कैसे निकालना है, उसके बारे में छोटी सी बात कर लेता हूँ। अगर जब कभी भी सेमी सर्किल की बात करें और सेमी सर्किल के बारे में भी सर्कमफेरेंस की बात करें, तो सर्कमफेरेंस के लिए हमेशा एक ही बात याद रखनी है, 36/7r। कैसे, क्या, क्यों, कहाँ, सर क्या कर दिया आपने, टेंशन नहीं लेना, अब सेपरेट वीडियो में समझा दूंगा कैसे हुआ। सिर्फ आपको ये याद रखना कि भाई ये सर्कमफेरेंस होती है। बात करते हैं क्वेश्चन की। फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सेमी सर्किल हुज डायमीटर इज इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर। अपने पास साइड गिवन है। अब ये जो साइड गिवन है ये क्या है? डायमीटर के इक्वल है, मतलब इस सेमी सर्किल का ये क्या है? डायमीटर है। तो रेडियस कितनी होगी दोस्तों? जब डायमीटर 21 है तो रेडियस हाफ हो जाएगी, तो मैं रेडियस की जगह मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे मैंने हाफ कर दिया 21/2। यहाँ से आप कटा पिट्टी कर रहे होंगे तो ये कट के कितना आ गया? 54। तो क्वांटिटी जो 1 गिवन है वो कितनी आ गई अपने पास में? 54। अब क्वांटिटी 2 की बात करेंगे, क्वांटिटी 1 आई है अपने पास में 54, ये 21 तो अपने पास है ही। चलो जी क्वांटिटी 2 की बात कर लेते हैं। क्वांटिटी 2 तो आपको डायरेक्ट आपने ऐसे निकाल लिया होगा। देखो क्वांटिटी 2 सर्कमफेरेंस निकालना है एक दूसरे सेमी सर्किल की जिसकी रेडियस कितनी है? 14। तो वही है अपने पास 36/7/r और r की जगह कितना किया है? 14। तो आंसर कितना आ गया? 72। इसका मतलब क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। ये दोस्तों उम्मीद करता हूँ सेशन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, और ऑल द बेस्ट। IBPS PO प्रीलिम्स जो पेपर आपका अच्छा होगा करेक्ट करें और मेंस में पहुँचें। मेंस के लिए अपन और डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।